एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जयसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके जो संडे टेस्ट 1 हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का ही संडे एमसीक्यू टेस्ट 2। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ ऐसा नहीं है सिर्फ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के ही एमसीक्यूज डिस्कस होंगे। आपके वीक में जो क्लासेस आने वाली है उसमें आपके जीएस एमसीक्यूज भी आएंगे और हिंदी के एमसीक्यूज भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है। देखिए, तो हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की मास्टरी सीरीज थी वो हमने बहुत अच्छे से कवर करी और आप लोगों ने भी इसका काफी लाभ उठाया होगा, आई होप सो। और अब हम चलते हैं आपके संडे टेस्ट 2 पर, उनके आंसर्स को देखेंगे। तो संडे टेस्ट 2 में आपका जो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी 3? निम्नलिखित में से किसे शिक्षा प्रौद्योगिकी 3 कहा जाता है? शिक्षण मशीन, शिक्षण रणनीति या सिस्टम विश्लेषण? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सिस्टम विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? फ्लैश कार्ड, ओएचपी, पोस्टर, कार्टून। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ओएचपी। इसे हम टच नहीं कर सकते तो ओएचपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सभी को पार्टिसिपेट भी करवाते हो, ये लोकतांत्रिक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। सही आंसर आपका क्या आएगा? बी। नेक्स्ट पे चलेंगे, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज। तो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? मार्गदर्शन कार्यक्रम व्यवस्थित और प्रशस्त करें, शिक्षण योजना में नेतृत्व प्रदान करें, स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखें या अनुशासन समस्याओं को संभाले। तो इसमें अगर हम एक आपको सिलेक्ट करना है तो बेसिकली जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। What is the primary goal of ongoing और continuous assessment? ठीक है, ongoing और continuous assessment का यहाँ पर प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किसी छात्र के अंतिम ग्रेड की गणना करना। continuous से ये नहीं होता कि अंतिम ग्रेड को हम आप गणना करें। शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करना, स्कूल वर्ष के अंत में छात्रों का मूल्यांकन करना है, समय के साथ छात्रों के सीखने पर नजर रखना और उसका समर्थन करना। क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि आप जब कंटिन्यूस असेसमेंट करते हो तो आप क्या कर रहे हो? बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है समय समय पर आप उसके ऊपर एक ट्रैक रख रहे हो, एक चेक रख रहे हो। नेक्स्ट देखेंगे, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ओरल क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रहे हो तो बच्चों की कौन सी क्षमता, एबिलिटीज का आपको पता चलता है। सुनने दोहराने की क्षमता, सुनने दोहराने निर्देशों को समझने व उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता, सही उत्तर बताने की क्षमता व याद किए हुए को जानने की क्षमता, या सही उत्तर बताने, सुनने, बोलने की क्षमता। तो देखिए, जब आप बच्चे को ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो तो उसके अंदर सुनने की क्षमता, दोहराने की क्षमता और निर्देशों को समझकर उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता का भी आपको पता चलता है। ठीक है, अगर बच्चा आपके निर्देशों को ठीक से नहीं सुनेगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा या आंसर आपको नहीं कर पाएगा। तो बी आंसर इसका सही आंसर है। Which term describes an assessment that measures the same thing consistently over time? ठीक है, तो आप कंसिस्टेंटली अगर आप ये देखना चाहते हो, मूल्यांकन कर रहे हो, आप देख रहे हो समय के साथ लगातार एक ही तरह के रिजल्ट्स आपको मिले। ठीक है, आप कैसे मापोगे उसे? तो ये क्या है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, डिफरेंशिएशन। तो ये है आपकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। अगर कोई मशीन है उस पर मुझे हर बार जो है सेम रिजल्ट्स ही मिले तभी मैं उसे रिलायबल या विश्वसनीय कहूंगी। अगर हर बार वो मुझे अलग अलग गलत अलग रिजल्ट दिखाएगी तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए रिलायबल नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट? तो नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी छात्र का अंतिम ग्रेड निर्धारित करने के लिए, शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने के लिए, छात्रों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए, या छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक देने के लिए। तो जब हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं तो हम छात्रों की ताकत और कमजोरियों यानी उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाजा लगाते हैं जिससे कि हम उसी के अनुसार उन्हें उचित रूप से उपचारात्मक शिक्षण दे सके। फिर देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है पर्सनैलिटी, ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सन, पर्सनल, परसोना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है परसोना। नेक्स्ट देखेंगे, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग का आपका कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन बैच अवेलेबल है वेदश्री क्लासेस ऐप पर, जिसमें आपका पूरा 150 मार्क्स में जितने भी सेक्शंस आते हैं उनके ऊपर आपके एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। वहां रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारा ये लेक्चरर स्क्रीनिंग का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप से। फिर देखेंगे
NEP 1986 कंसीडर्स एजुकेशन एज, ये आपका लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि NEP 1986 को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को में आपका शिक्षा को क्या कंसीडर किया गया है? डेवलपमेंट, यूनिक इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स, प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिक इन्वेस्टमेंट, अनोखा निवेश। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज, संस्थागत, ठीक है, संस्थागत होगा यहाँ पर, संस्थागत नियोजन को और भी क्या कहा जाता है? एरिया प्लानिंग, ग्रास रूट प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, लोकल प्लानिंग। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रास रूट प्लानिंग, क्योंकि आप बिल्कुल इंस्टीट्यूट प्लानिंग मतलब स्कूल लेवल पर जाकर, उस इंस्टीट्यूट के लेवल पर जाकर वहां पे प्लानिंग कर रहे हो, तो वो ग्रास रूट लेवल प्लानिंग होगी। फिर देखेंगे Which of the following is या are related to National Education Policy 1986? तो 1986 की आपकी जो शिक्षा नीति है उससे क्या जुड़ा हुआ है इसमें? Establishment of diet, बिल्कुल सही है, डाइट स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। पेस सेटिंग स्कूल्स, बिल्कुल सही, पेस सेटिंग स्कूल्स कौन से हो गए आपके? नवोदय विद्यालय। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें कि नवोदय विद्यालय खोलने की बात यहाँ पर की गई थी, और 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बताया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंट कौन है? ए लंग्सडेन, बी एफ स्किनर, ब्रूनर, असुबिल। तो इसका सही आंसर है बी एफ स्किनर। नेक्स्ट है, which of the following committees are related to review of 1986 education policy? तो 1986 की जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, उन्हें दो आपकी कमिटीज ने रिव्यू किया था। पहले एक बार देख लेते हैं, जनार्दन रेड्डी कमेटी, राममूर्ति कमेटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही जो है आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के रिव्यू से जुड़ी हुई है। Who is the proponent of psychoanalytical theory of personality? तो पर्सनैलिटी की जो आपकी मनोविश्लेषणात्मक आपकी थ्योरी है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी गड़बड़ है, क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो कौन है प्रोपोनेंट साइकोएनालिटिकल थ्योरी का? तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी आपकी मनोविश्लेषणात्मक आपका सिद्धांत है, ठीक है। तो इस पे पियाजे है, स्किनर है, सिगमंड फ्राइड, गोल्डस्टीन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पियाजे। नेक्स्ट है आपका, द मेन गोल ऑफ प्लानिंग इज, ठीक है। तो नियोजन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक विकास, नागरिकों का कल्याण और प्रगति, वांछनीय परिवर्तन लाना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, गोल जो होता है आपका प्लानिंग का, इसमें आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो ये आपका क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एजुकेशनल प्लानिंग? तो इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एजुकेशनल प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, डेटा, फाइनेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सभी हैं, ये सभी फैक्टर्स आपके शैक्षिक नियोजन को प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, इन असेसमेंट व्हाट डज द टर्म वैलिडिटी रेफर टू? तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो वैधता शब्द का क्या अर्थ है? द कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट ऑफ रिजल्ट। देखो, कंसिस्टेंसी हम रिलायबिलिटी में बात करते हैं, ठीक है, कि आपके जो परिणाम है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, रिलायबिलिटी है। द फेयरनेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, बायसेस नहीं आनी चाहिए। द डिग्री, ऑब्जेक्टिविटी है ये, एक्चुअली ऑब्जेक्टिविटी। The degree to which an assessment measures what it is intended to measure। तो किस हद तक जिस चीज को मापने के लिए वो टूल बनाया गया उसी चीज को माप रहा है, यही आपकी वैलिडिटी, ठीक है। दिस इज योर वैलिडिटी, जिसे हम वैधता कहते हैं। द यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो आपका ये नहीं है, आंसर नंबर सी होगा। Which type of assessment is used to identify student strength and weakness at the beginning of a course? तो आपको अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस जांचनी है किसी कोर्स को शुरू करने से पहले कि बच्चा किस मतलब लेवल तक का जानता है, ताकि आप आगे का ज्ञान जो है उसी को आधार बनाकर दे सके। तो जहां भी हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं ना स्ट्रेंथ और वीकनेस को, हम कौन सा वाला टेस्ट यूज करते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज रिक्वायर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन? तो टीचिंग प्रोफेशन जो आपका टॉपिक है उसपे से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल्स, एम्पैथी, सब्जेक्ट नॉलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग प्रोफेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो सेकंड जो आपका टेस्ट था उसमें आपके 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो बैच था यूकेपीएससी का, ठीक है, यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग का बैच, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, एमसीक्यू डिस्कशन बैच, उसको आप ले सकते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप से। और अगर आप लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप वेदश्री क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। आई होप आपको ये एमसीक्यू सेशन भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक दें, ताकि हमें
हमें आगे भी एमसीक्यू सेशंस लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।